उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बचाने का प्रयास जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया, प्रधानमंत्री लगातार श्रमवीरों के बारे में ले रहे हैं जानकारी। तेलंगाना में चुनावी घमासान, भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह की चुनावी रैली। कांग्रेस और बीआरएस पर साधा निशाना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने किया प्रचार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल। चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारी। राज्य की 200 विधानसभा सीटों के नतीजे 3 दिसंबर को होंगे घोषित। कतर कोर्ट ने पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की अपील की स्वीकार। मौत की सजा पाए नेवी के 8 पूर्व अफसरों को राहत मिलने की उम्मीद। जल्द ही होगी सुनवाई। हमास ने संघर्ष विराम के पहले दिन 13 इजरायली बंधकों को किया रिहा। थाईलैंड के 12 नागरिकों को भी छोड़ा गया। इजरायली जेल में बंद 39 कैदियों को जेल से किया गया रिहा। और 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आकर्षण 5वें दिन भी रहा जारी। दुनिया भर से कहीं बहुप्रतीक्षित फिल्मों का हुआ प्रीमियर। वृत्तचित्र और क्षेत्रीय फिल्मों का भी प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 41 श्रमिक जल्द बाहर आ सकते हैं। रेस्क्यू का आज 13वां दिन है। राहत और बचाव अभियान अपने अंतिम चरण में है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आने वाली अड़चनों को भी दूर कर लिया गया है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे में राहत और बचाव अभियान अपने अंतिम चरण में है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में आने वाली अड़चनों को दूर कर लिया गया है। प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के उपयोग से पता चला है कि रास्ते में अगले 5 मीटर तक कोई बाधा नहीं है। इट वाज डिस्कवर्ड के जो पाइप 6-6 मीटर के पाइप जो लग रहे हैं, उनमें से जो आखिरी पाइप है उसके अंदर एक बेंड आ गया है और उस बेंड के वजह से शायद ऑगर नहीं जा पाएगा अंदर आसानी से, तो ऑगर को वापस बाहर निकालना पड़ा। उस पाइप को उतना हिस्सा पाइप का काटना पड़ा। ये इसी में रात भर लग गई। साथ में क्योंकि ऑगर पे इतना जोर पड़ा था तो उसका जो बेस था जिसके ऊपर वो माउंटेड है, उस बेस के ऊपर इतना ज्यादा जोर पड़ा कि उसके नट बोल्ट जो थी, जो उसके ऊपर जो सीटिंग थी वो निकल गई एंड इट हैड टू बी रीसेट। अच्छी बात तो यह है, खबर तो यह है कि वहां पर एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल किया गया। इससे काबिलियत है 5 मीटर अंदर तक देखने की इनटू द सॉइल। उससे यह साबित हुआ है कि शायद अगले 5 मीटर में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल, जिस तरह से आपने देखा है कल और परसों भी, जिस तरह से ये स्टील पाइप, गर्डर, आयरन गर्डर, ये सब आ गए थे, इस तरह की कोई अड़चन जो है वो अगले 5 मीटर में नहीं है। उसके बाद दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा और ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार टू डिटरमिन कि और कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आगे आ रहा है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने अधिकारियों के साथ सुरंग में प्रवेश किया और बचाव अभियान का जायजा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सिलक्यारा टनल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। पीएम मोदी लगातार मजदूरों के बारे में जानकारी लेते हुए समाधान पर चर्चा कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से
हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयाँ उनके सामने आ सकती हैं, उन सब के बारे में जानकारी देकर उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियाँ प्रत्येक दिन लेते हैं। और पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। दरअसल 12 नवंबर को सिलक्यारा से बड़कोट के बीच बन रही निर्माणाधीन सुरंग में धंसाव हो गया। ये घटना सुरंग के सिलक्यारा वाले हिस्से में 60 मीटर की दूरी में मलबा गिरने के कारण हुई। उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन जिंदगी अभियान अपने अंतिम चरण में है। उम्मीद की जाती है कि केंद्र और राज्य सरकार के सतत प्रयासों से चलाए जा रहे इस महाअभियान के जरिए न केवल मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सकेगा, बल्कि चिकित्सीय जांच के बाद इन मजदूरों को उनके घर भी भेजा जाएगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 199 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इससे पहले करीब महीने भर प्रदेश में सभी पार्टियों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया और जनता के सामने अपने दावों और वादों को सामने रखा। अब बारी जनता की है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की 199 सीटों के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 34 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं। प्रदेश के 5 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मतदाता 1863 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें 2 करोड़ 73 लाख से ज्यादा पुरुष और 2 करोड़ 51 लाख से ज्यादा महिला मतदाता शामिल हैं। साथ ही प्रदेश में 624 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। यदि नए मतदाता की बात करें तो इस बार 22.73 लाख मतदाता पहली बार वोट करेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कुल 52,139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 383 सहायक मतदान केंद्र हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की रचनात्मक भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रदेश में महिला कर्मियों द्वारा संचालित कुल 1600 मतदान केंद्र, दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र 200, युवा कर्मियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र 1600 और आदर्श मतदान के रूप में 1600 केंद्रों को स्थापित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की पहल की गई है। एक्शन टीमें भी बनाई गई हैं जो कि क्विक एक्शन लेने के लिए तत्पर रहेंगी। जो एरिया जहां संवेदनशीलता अधिक है, ऐसे इन एरियाज के लिए साथ में वेबकास्टिंग का भी व्यवस्था किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा टूल है। पहली बार हम इतने संख्या में इसका उपयोग कर रहे हैं। लगभग 12,000 के आसपास पोलिंग स्टेशंस होंगे और 9,300 से 600 तक पोलिंग लोकेशंस हैं, जहां पर ये जो पोलिंग स्टेशंस के नंबर के आधार पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और वेबकास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में शनिवार को होने वाले मतदान के लिए शासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अन्य राज्यों से भी कुछ होमगार्ड आए, तो इस तरह से लगभग 1 लाख के आसपास तो पुलिसकर्मी हैं। सब मिलाते हैं तो 1,73,000 के आसपास सभी फोर्सेस, जो इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, होमगार्ड्स और सभी इंक्लूडेड हैं, या अन्य राज्यों से जो कुछ पुलिस आई है, तो सब मिलाकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है हम कई दिनों से कर रहा है, मोहल्ला मीटिंग्स कर रहा है, रूट मार्चेस कर रहा है। अगर किसी के मन में कोई आशंका है कि कोई हमें इंटिमिडेट करें, उन व्यक्तियों के खिलाफ भी हम, ट्रबल मॉन्गर्स के खिलाफ हम कार्रवाई किया है, प्रिवेंटिव एक्शन किया है। गौर करने वाली बात है कि साल 2013 और 2018 के चुनावों के साथ 2023 में होने वाले चुनाव पर नजर डालें तो इस बार भी राजस्थान की सभी 200 सीटों पर मतदान नहीं होगा। सिर्फ 199 सीटों पर ही मतदान होगा। एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण मतदान रद्द कर दिया गया है। राजस्थान में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है, लेकिन बीएसपी, आम आदमी पार्टी समेत बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, इस पर होगी सबकी नजरें। नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को होगा। राजस्थान से नीरज सिंह, विशाल बैरिस्टो और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, इस पर सभी की नजर होगी। लेकिन डीडी न्यूज अपने सभी दर्शकों से अपील करता है, खासतौर से राजस्थान प्रदेश की जनता से, कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, कल वोट जरूर डालें। निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर मोदी सरकार ने जो अहम कदम उठाए हैं, उनका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व के 10 देशों में भारत का निर्यात लगातार बढ़ा है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये देश भारत के निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। इन देशों ने वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बीच भारत के साथ कारोबार में उच्च औसत वृद्धि दर्ज की है। निर्यात केंद्र के रूप में तेजी से वृद्धि करने वाले 10 देशों में टोगो, नीदरलैंड, ब्राजील, इजराइल, इंडोनेशिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब और बेल्जियम शामिल हैं। आगे चलकर इन देशों के साथ अधिक कारोबार बढ़ाने की भी संभावना है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की इस रिपोर्ट में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव भी शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक समग्र व्यापार समझौतों, पूंजी की लागत में कटौती, बिजली और भूमि सुधार जैसे उपायों से वर्ष 2030 तक भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात 2 लाख करोड़ डॉलर तक ले जाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समुद्री उत्पादों, लौह अयस्क, कुछ रसायनों, दवाओं, कपास, एल्यूमिनियम और टैंकर समेत 75 संभावित निर्यात उत्पादकों के लिए योजनाएं लाने की भी सिफारिश की गई है। ये उत्पाद लगभग 222 अरब डॉलर का योगदान देते हैं, जो देश के कुल निर्यात का लगभग 50% है। इन योजनाओं का निर्यात की वृद्धि पर तत्काल असर पड़ेगा। कतर कोर्ट ने मौत की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की अपील स्वीकार कर ली है। अपील भारत सरकार ने दायर की थी। इस मामले में अगली सुनवाई जल्द ही की जाएगी। बता दें कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारी पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए थे। इन सभी को 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। करोड़ों की दवा अब महज कुछ हजार में मिलेगी। जी हां, दुर्लभ बीमारियों की दवाई बनाने में भारत को बड़ी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से यह संभव हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय, फार्मा कंपनी और नियामक संस्था के संयुक्त प्रयास से अब देश में ही दुर्लभ बीमारियों की सस्ती दवाइयां बन रही हैं। देश की 6 से 8% आबादी यानी कि 8 से 10 करोड़ लोग दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे में देश में ऐसे 13 दुर्लभ बीमारी की पहचान की गई और इन बीमारियों की दवा भारत में ही बन रही है, और वो भी सस्ती दरों पर। इन दवाओं की पहले कीमत 2 लाख से 6.5 करोड़ सालाना होती थी, यानी कि 2 लाख से 6.5 करोड़ सालाना, और ये दवा विदेशों से मंगाई जाती थी। लेकिन अब ये दवाएं महज कुछ हजार रुपयों में मिल रही हैं, और वो भी अपने देश में ही ये बनाई जा रही हैं। सिकल सेल एनीमिया बीमारी के इलाज पर हो रहा है काम। भारत की एक बड़ी आबादी सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस दिशा में बड़ी सफलता मिली है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से संभव हो पाया है। उनके निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 साल पहले इस पर काम करना शुरू किया, और महज 1 साल के भीतर दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए देश में ही दवा बनने लगी है। भारत दवा के जरिए दुनिया के बाकी देशों को भी सेवा पहुंचाता है, और जब भारत में सस्ती दवा बनेगी तो उसका लाभ दूसरे देशों को भी मिलेगा। भारत आज हेल्थ सेक्टर में पूरी दुनिया की सेवा कर रहा है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा जब गोवा के बिचोलिम और मय्यम निर्वाचन क्षेत्रों के पंचायतों में पहुंची तो उसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाभार्थियों के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत देवरिया के मितालपुर विकास खंड में भी हुई।
विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे देश में नागरिकों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्हें जागरूक कर रहा है। इसका उद्देश्य लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। गोवा के बिचोलिम और मय्यम निर्वाचन क्षेत्रों के पंचायतों में जब यात्रा पहुंची तो इससे बड़ी संख्या में लोग जुटे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाभार्थियों के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत देवरिया के बैतालपुर विकास खंड से हुई। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, घरौंदी योजना, कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति एवं प्रमाण पत्र दिए गए। इस यात्रा के माध्यम से अगले 25 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश के विकसित होने का एक लक्ष्य संकल्प रखा है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने पिछले वर्षों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं। उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय बनाए जाने का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्ष के लिए देश को विकसित करने का संकल्प रखा है। इसे पूरा करने के लिए भारत सरकार ने पिछले वर्षों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं। इनका मकसद उन लोगों तक लाभ पहुंचाना है जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एशिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आकर्षण 5वें दिन भी जारी रहा। इस महोत्सव ने दुनिया भर से फिल्म प्रेमियों, पेशेवरों और फिल्म प्रेमियों को आकर्षित किया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के 48 घंटे के फिल्म निर्माण चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की गई। फिल्म निर्माण चुनौती में टीम ग्रे सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरी। 75 CMOT प्रतिभागियों को 5 टीमों में विभाजित किया गया, जिन्होंने 48 घंटों में मिशन लाइफ विषय पर लघु फिल्में बनाई। टीम ग्रे की जो फिल्म है ओड, आई थिंक मेरे को सबसे बहुत ज़्यादा पसंद आई फिल्म, क्योंकि इसमें एक तरह का नारेबाजी थी इसमें, जिस तरह की बीचेस के हालात हैं, और जो मैंने खुद गोवा के जो बीचेस में गया हूँ और देखा हूँ, और जो एनवायरनमेंट की बीच तो एक सिंबल था, बट आई थिंक जिस तरह से उस कैरेक्टर बाप और बेटी के बीच में और उसकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें एनवायरनमेंट में कैसे एक तरह का अब्यूज़ हो रहा है, जिसको आई थिंक फिल्म मेकर जो टीम है, ग्रे टीम, उन्होंने बिल्कुल शर्माया नहीं, उन्होंने पूरे फ्रंट फुट के साथ उसको दिखाया है। फिल्म महोत्सव के दौरान CMOT प्रतिभागियों ने विश्व सिनेमा के दिग्गजों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं और मास्टर क्लास सत्रों में भी भाग लिया। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने भी फिल्म महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके 2 प्रोजेक्ट गुलमोहर और सिर्फ एक बंदा काफी है प्रदर्शित हो चुके हैं। सयंतन घोषाल द्वारा निर्देशित रविंद्र काव्य रहस्य, विष्णु गैसी शंकर द्वारा मणिकपुरम, जीतांग सिंह गुज्जर द्वारा निर्देशित बासन की भारतीय पैनोरमा के तहत स्क्रीनिंग हुई। दुनिया भर से कई बहुप्रतीक्षित फिल्मों का प्रीमियर पूरे दिन विश्व सिनेमा, वृत्तचित्र और क्षेत्रीय फिल्मों सहित कई प्रकार की फिल्में दिखाई गयी। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 5वें दिन विश्व सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रहा। साथ ही उद्योग के पेशेवरों और फिल्म प्रेमियों को बातचीत करने और फिल्मों के प्रति अपने अनुभव को साझा करने का अवसर मिला। गोवा से श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग पेंशन भोगियों के जीवन यापन को आसान बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC के बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहा है। इसके जरिए लोगों के समय की बचत तो हो ही रही है, इसके साथ ही इधर उधर भटकने के लिए भी उन्हें मजबूर नहीं होना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर गुरुग्राम में पंजाब नेशनल बैंक ने एक मेगा कैंप का आयोजन किया, जहां लोगों को DLC के प्रति जागरूक किया गया। सरकार द्वारा लोगों की जिंदगी को और सुगम बनाने के लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं। इसी कड़ी में पेंशन भोगियों को लेकर भी सरकार अथक प्रयास करती हुई नजर आ रही है। पेंशन भोगियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो और कम समय में तेजी के साथ उनका काम और आसान हो जाए, इसलिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी DLC एक उपयोगी कदम साबित हो रहा है। पेंशन भोगियों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है
ताकि उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन की राशि मिलती रहे। इस कार्य में कोई बाधा न आए, इसी को मद्देनजर रखते हुए पंजाब नेशनल बैंक देश के कोने कोने में लोगों को सुविधाएं प्रदान करवा रहा है। इसी कड़ी में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा पेंशन भोगियों के डीएलसी जमा करने के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां पहुंचकर लोगों को काफी सहूलियत हो रही है और कम समय में लोग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा पा रहे हैं। लोगों के लिए बैंक द्वारा किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, ये बताया पीएनबी बैंक के चीफ जनरल मैनेजर संजय वार्ष्णेय ने। नेशन वाइड एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर्स के लिए कलेक्ट करा जा रहा है। उसमें पंजाब नेशनल बैंक भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और हमारे करीब 12 शहरों में 60 ब्रांचेज हैं। उसमें हमने नेशनल वाइड ये मुहिम चला रखी है। आपको पता ही है कि नवंबर महीने में सब पेंशनर्स को एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो उसमें हम एक फैसिलिटी दे रहे हैं जिससे कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बैंक की तरफ से लिया जाए उन पेंशनर्स का। सरकार की ओर से सभी पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने के लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई है। इसलिए सभी पेंशन भोगियों के लिए इस तारीख से पहले लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करना जरूरी है। पीएनबी के मेगा कैंप में पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी श्री वी श्रीनिवास ने शिरकत की और लोगों से मुखातिब होने के साथ साथ उनकी परेशानियों को जाना और दूर करने का प्रयास किया। 100 सिटीज में ये कैंपेन चल रहा है। अक्रॉस 16 बैंक्स कैंपेन लिया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक का जो मेगा पेंशनर कैंप्स जो लगा रहे हैं इस हफ्ते, ताकि सैचुरेशन अप्रोच पे जो भी पेंशनर लेफ्ट बिहाइंड है तो उसको एक्सेप्शन लिस्ट बना के इंश्योर करेंगे कि उसका भी डीएलसी इस हफ्ते में तैयार हो जाए। आखिरी व्यक्ति तक ये सुविधा पहुंचे और लोग इसका लाभ ले पाएं, इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोगों तक इसका लाभ पहुंचे, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार 100 शहरों में इस वर्ष डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 16 पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स के माध्यम से लिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि कई पेंशनर्स के फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से तथा फिंगर प्रिंट के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स लिए जा रहे हैं। एक पेंशन भोगी के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र हर साल जमा करना जरूरी है। इसके जरिए सरकार को जानकारी होती है कि आप जीवित हैं। जीवन प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए वैध होता है। अगर कोई इसकी वैधता खत्म होने के बाद भी जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा करता तो उसे पेंशन मिलने में दिक्कत होती है। इसी अड़चन को दूर करने के लिए सरकार ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पर जोर दिया है, जिससे लोग घर बैठे ही आसानी से इसका लाभ पा सकें। डीएलसी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में अपने आप को आगे निकलकर अब उनको लंबी लंबी कतारें नहीं लगानी पड़ेंगी, बल्कि अब वो उससे निजात पाते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं अपना फेस ऑथेंटिकेशन, अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है वो डिजिटली वो पा पाएंगे। तो इसके लिए बड़े लेवल पर इसको किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी ये पूरा जो हम देख रहे हैं कि जो तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसी कड़ी में पंजाब नेशनल बैंक ने भी इसको आयोजित किया और इसमें बड़े पैमाने पर जो पेंशन भोगी हैं वो यहाँ पर आए और सम्मिलित हुए। मेरे सहयोगी पीयूष के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। वहीं दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को इस बार 1,10,000 वर्ग मीटर में लगाया गया है। प्रायोगिक तौर पर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया गया है। सौंदर्य प्रसाधनों पर भी महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर शुरू किए गए स्टार्टअप्स भी हैं, मेले में देखे जा सकते हैं। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला उसी स्थान पर आयोजित किया गया है जहां भारत ने G20 की मेजबानी की थी। जी हां, 1,10,000 वर्ग मीटर में लगाया गया है, यानी मेला अभी तक का सबसे बड़े क्षेत्र में आयोजित होने वाला विशाल मेला है। ITPO ने मोबाइल ऐप का प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल किया है ताकि लोग आसानी से अपने पसंदीदा स्टॉल तक पहुंच सकें। अंडरग्राउंड पार्किंग की भी सुविधा के साथ मेला सुव्यवस्थित तरीके से लगाया गया है। मेले में एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ हॉल नंबर 11 में देखी जा सकती है, जहां महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन देखे जा सकते हैं। यहां मिल रहे अच्छे रुझान से व्यापारी वर्ग भी काफी उत्साहित है। पास्ट 8 ईयर से यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं ट्रेड फेयर के अंदर, और हर एक बार जैसे कि हमें अच्छा फुटफॉल मिलता है
और इस बार भी देख सकते हैं आप कि काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं और हमारे प्रोडक्ट को बहुत पसंद किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पुराने कस्टमर्स आ रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है। मेले में बहुत से स्टार्टअप देखे जा सकते हैं। इनमें कई तो ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए रास्ते पर चलते हुए अपने स्टार्टअप को शुरू कर चुके हैं। ऐसा ही एक स्टार्टअप हॉल नंबर 7 में भी है जो सी बकथॉर्न के बने उत्पाद लाया है। 2019 में नरेंद्र मोदी जी के एक वीडियो जिसको हमने सी बकथॉर्न के ऊपर देखा, वहाँ से हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई और हमने सी बकथॉर्न के ऊपर ये जो बेरी है जो लद्दाख रीजन में उगती है इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करा। उसी प्रोसेस में हम DRDO के साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रह्म सिंह सर के गाइडेंस में आए जिन्होंने हमें इस बेरी के बारे में और बताया और लगभग 200 साइंटिफिक रिसर्चेस उन्होंने हमारे साथ शेयर करी। उनको उन रिसर्चेस को पढ़ने के बाद हमारे मन में ये चाह थी कि अगर हम पूरे भारत में और पूरे विश्व भर में अगर इस सी बकथॉर्न के माध्यम से सेहत को ले जा सकें तो ये हमारी एक जीत होगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लोग लजीज व्यंजनों का भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पंजाब का जो खाना पीना है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। हमारे साथ अनुराग राणा जी हैं। सर, किस तरह से यहाँ लोग पसंद कर रहे हैं खाना पीना? सबसे पहले तो हम आभारी हैं प्रगति मैदान ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ITPO को, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन किया और हम CMD साहब के बहुत आभारी हैं जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन को मैनेज किया है। दूसरा, हम स्टेट की तरफ से हमें रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और हमने अपना जो कुजीन है पंजाब के वो हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है यहाँ पर। इसके बावजूद कि यहाँ पर गैस प्रमाइसेस अलाउड नहीं है, गैस प्रमाइसेस के अंदर हमने इलेक्ट्रिक के ऊपर ये प्रिपरेशंस तैयार करी हैं और हमने कोशिश करी है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें पसंद आएँ। क्वालिटी का बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखा गया है। हमने हर चीज़ को मेंटेन किया है। क्या क्या खास है आपके यहाँ पर? लोग क्या पसंद करते हैं? हमारे यहाँ एक तो अमृतसरी छोले भटूरे हैं, नान कुलचा है, मक्के की रोटी, साग है, पंजाबी हमारी थाली है, पंजाबी नॉन वेज है जो पंजाब से हमारा ट्रेडिशन है। एक मिनट पहले खत्म कर देना, रोटी और सरसों का साग दिखाई दे रहा है, बल्कि यहाँ गोहाना का जलेबा भी देखा जा सकता है। हमारे साथ आशीष मिश्रा हैं। मल्टी कुजीन फूड कोर्ट है हमारा, इसके अंदर इंटरनेशनल डोमेस्टिक सारे ब्रांड्स हैं और हमने सर पब्लिक को देखते हुए कि पब्लिक के अंतर का जैसे इस बार बिहार नहीं आया, बिहार का फूड नहीं आया, तो हमने यहाँ पे लिट्टी चोखा की व्यवस्था करी है। जैसे हम जिस स्टॉल पे खड़े हैं ये हरियाणा का जलेबा है सर, गोहाना का जलेबा इसको, और ये सर जब से हमने ये स्टॉल खोला है तब से ये स्टॉल वैसे ही फेमस हो गया इतना। तो अगर आप ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का दीदार करने आ रहे हैं तो ये लजीज व्यंजनों का स्वाद लेना ना भूलें। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफ़र लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।